चाइना ने पाकिस्तान को 40 J-35 बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर दिया जाए। लद्दाख के इलाके में 4 नए डैम्स बनाने पर काम शुरू कर चुका है। भारत ने पाकिस्तान के 12 एयरबेस टारगेट किए थे। कश्मीरियों का एक बहुत बड़ा तबका जो सैयद अली गिलानी साहब के ताल्लुक़ रखने वाले बुरहान वानी और मुजाहिदीन, वो सब के सब हमेशा प्रो पाकिस्तान, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है, उनका नारा हमेशा से यही रहा कि इसका कोई इस्लाम से ताल्लुक नहीं है। अगर पाकिस्तान की तरफ से ऐसा बयान जाता है तो वो इसको शील्ड करेगा, डिफेंड करने के लिए अपने उस कदम को जो उसने इंडस वाटर ट्रीटी को हेल्ड इन अबेंस करते हुए उसको मुअत्तल करते हुए लिया था, और दुनिया में भी वो ये कह सकेगा कि पाकिस्तान ने भी तो शिमला मुआहिदा मनसूख कर दिया, तो इसलिए अब हम नमस्कार दोस्तों, FMS रिएक्शन ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे भारत द्वारा सिंधु जल संधि को स्थगित करने के बाद पाकिस्तान कितना डरा हुआ है और पाकिस्तान मीडिया में क्या डिस्कशन चल रहा है। अगर वीडियो को पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। जय हिंद। अहमद, ये कश्मीर की बात आपने जो कही ना, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि पिछले 75 साल 48 हो गया कश्मीर का मसला और आज 75-80 साल होने को आ रहे हैं। कश्मीर की पॉलिटिकल टर्फ बहुत बुरी तरह से डिवाइडेड रही है हमेशा। कश्मीरी खुद बहुत कंफ्यूज रहे हैं। जिस तरह फ़लस्तीन में आपको एक महमूद अब्बास का कैंप मिलता है कि जो इसराइल के साथ मिल गया जाके, यासिर अरफात वाला, एक हमास के मुजाहिदीन आपको मिलते हैं जो मज़ाहमत पे यकीन रख रहे हैं। इसी तरह कश्मीर के अंदर भी यही मामला रहा है। एक बहुत बड़ा तबका उनका हमेशा से प्रो इंडियन रहा है, ये फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और ये सारे क्लास जो है। और इसी तरीके से कश्मीरियों का एक बहुत बड़ा तबका जो सैयद अली गिलानी साहब के ताल्लुक़ रखने वाले बुरहान वानी और मुजाहिदीन, वो सब के सब हमेशा प्रो पाकिस्तान, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है, उनका नारा हमेशा से यही रहा। और एक तीसरा फैक्टर बीच में, वो JKLF वाले जो अपने आप को खुद मुख्तार कश्मीर कह के और अपने आप को ना इंडिया के साथ ना पाकिस्तान के साथ, हमने एक अलग मुल्क बनाना है कश्मीर का, ये सारी डिस्कोर्स, ये सारा नैरेटिव 20वीं सदी का था। अब ये बात खुद कश्मीरियों को समझ लेनी चाहिए कि अब आप जिस ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में दाखिल हो चुके हैं, जिस रीजनल एक वॉर में दाखिल हो चुके हैं, इसमें आपका ये सारा पॉलिटिकल डिस्कोर्स दफन हो चुका है। अब ऑब्सोलीट हो गया, ये गल सड़ गया है, अब इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर कोई कश्मीरी ग्रुप ये कहे कि हम भारत के साथ खड़े होना चाहते हैं, या हमें खुद मुख्तार कश्मीर चाहिए, या हम पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं। असल में कश्मीर का फैसला अब एक हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट में होगा, उस ग़ज़वा हिंद में होगा जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान हो रही। के इलाके में 4 नए डैम्स बनाने पर काम शुरू कर चुका है, और इन डैम्स का मकसद दरिया सिंध में आने वाले पानी की मिकदार को कम करना है। इस मुतालिक पाकिस्तान के एनर्जी के अहम एक्सपर्ट अरशद H अब्बासी ने सेक्रेटरी जनरल UN को खत भी लिखा है और बताया है कि भारत का ये इक़दाम ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा मसला क्रिएट करेगा, बल्कि सिंध-तास मुआहदे की भी ये सरीहन खिलाफ वर्जी है। भारत इन डैम्स के जरिए जहां पानी जखीरा करेगा, वहां हाइड्रो पावर एनर्जी भी बनाएगा और उस एनर्जी को सियाचिन के अंदर रहने वाले अपने फौजियों को देगा ताकि उनकी जिंदगियां आसान हो सकें। अब ये ऐसा इग्निशन है जिसके बाद इस हिस्से में, इस खित्ते में एक नया कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है। वो किस तरह? अगर भारत पाकिस्तान का पानी रोकता है, वैसे नॉर्मल ईयर्स में तो रोकने की कैपेसिटी नहीं है, लेकिन ऐसे साल जो कि ड्राई ईयर्स होते हैं, जिनके अंदर बारिशें कम होती हैं, बर्फबारी कम होती है, तो पानी कम होता है, तो उन ईयर्स में भारत हमें बहुत तंग कर सकता है। लेकिन अगर भारत हमें इस मैदान में तंग करेगा तो दूसरी तरफ चाइना भी भारत को तंग कर सकता है। क्यों? चाइना के अंदर से भारत का सबसे अहम दरिया ब्रह्मपुत्र आता है। ये वो दरिया है जो कि भारत को 30% पानी देता है, यानी भारत में जितना दरियाई पानी आता है उसका 30% ब्रह्मपुत्र से आता है, और भारत में पैदा होने वाली 44% पन बिजली इसी दरिया पर लगे हुए मुख्तलिफ डैम्स और हाइड्रो पावर मंसूबों के सबब क्रिएट होती है, पैदा होती है। तो अगर चाइना ने ब्रह्मपुत्र के ऊपर बड़े बड़े डैम्स बना लिए, पानी डाइवर्ट कर लिया, तो इस इलाके में पानी की वजह से जंगें शुरू हो जाएंगी। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया वाटर वॉर, इंडिया वर्सेस चाइना वाटर वॉर,
इस कंडीशन में वर्ल्ड बैंक को किरदार अदा करना चाहिए, जो कि सिंध-तास का गारंटर था। सिंध-तास मुआहिदा, जिसके तहत 6 में से 3 बड़े दरिया जो पाकिस्तान आते थे वो इंडिया को दे दिए गए, सतलुज, ब्यास और रावी, और इंडिया ने उनको बिल्कुल खत्म कर दिया, खुश कर दिया। ब्यास में तो सिर्फ कभी कभार सैलाब के सीजन में पानी आता है, सतलुज में साल के अंदर थोड़ा बहुत पानी आता है बारिशों में, रावी के अंदर पूरे पंजाब का गटर का पानी इंडिया फेंक देता है और वो हमारे इलाके में आ जाता है। हमारे पास जो बचे दरिया सिंध बचे, दरिया चनाब बचा, दरिया झेलम बचा। तो अब दरिया सिंध शुरू से कोई एक दरिया नहीं है, ये एक ऐसा दरिया जिसमें हजारों की तादाद में छोटे नदी नाले आबशारें आकर गिरती हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता जाता है। तो इंडिया की कोशिश ये है कि वो नाले, वो आबशारें जहां से पानी इस दरिया में आता है उन्हें वहां पर रोक लिया जाए। मैं मिसाल देना चाहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर अगर बात करें दरिया सिंध की, तो उसमें दरिया काबुल भी आके गिरता है, दरिया सवाद भी गिरता है, दरिया कुन्हार भी गिरता है। तो अगर दरिया काबुल के ऊपर अफगानिस्तान के अंदर बंद बांध दिया जाए तो अल्टीमेटली दरिया सिंध का पानी कम हो जाएगा। इसी तरह दरिया कुन्हार के ऊपर बंद बांधा जाए फिर भी फर्क पड़ेगा। तो इंडिया एक बहुत नपी तुली और चालाकी के साथ गेम खेल रहा है। अब इंडिया की ख्वाहिश ये है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो उसने हाइड्रो पावर का पोटेंशियल अब तक हार्नस कर लिया है, यानी कि 3360 मेगावाट के पन बिजली मंसूबे लगा चुका है, उन्हें 3 गुना बढ़ाना है और यहां से पन बिजली जो हासिल करनी है वो 12,000 मेगावाट करनी है। अब इंडिया जो डैम्स बना रहा है वो हाइड्रो पावर मंसूबे हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ पानी जखीरा करने की गुंजाइश तो है, उस मामले से चल पड़ा है। फिर लद्दाख 9 मई को जो भारत ने पाकिस्तान के 12 एयरबेस टारगेट किए थे, जिसमें से 11 एयरबेस तो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा था, जिसमें से एक नूर खान एयरबेस था जी। और अभी जो जानकारी सामने आ रही है नूर खान एयरबेस के बारे में कि वहां पर अमेरिकी सैनिक पहुंचे हैं, अमेरिका का वहां कब्जा हो गया है। और एक बड़ी बात ये निकलकर सामने आ रही है और पाकिस्तान की तरफ से ही सामने आ रही, पाकिस्तान के लोगों की तरफ से ही, कि वो जो पूरा एरिया है नूर खान एयरबेस का उसे रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। रिस्ट्रिक्ट कहने का मतलब ये है कि वहां पर पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के सेना के अधिकारी, अब समझिए क्या ऐसी क्या गोपनीय चीज वहां चल रही है जिससे ना तो पाकिस्तान की सेना जा सकती है, ना उसके अधिकारी जा सकते हैं, ना ही सरकार का कोई नुमाइंदा जा सकता है। वहां पर सिर्फ अमेरिकी सैनिक, अमेरिकी अधिकारी इस वक्त नूर खान एयरबेस पर है। अब एक बड़ी बात निकलकर सामने आ रही थी, ये चर्चा आपने भी वीडियो बनाया होगा इस पर, कि नूर खान एयरबेस पर पाकिस्तान का कब्जा अब खत्म हो गया है, वहां अमेरिका का कब्जा हो गया है। ठीक है, लेकिन बलूचिस्तान को अलहदा किया जाता है, करने की कोशिश होती है। उसके पीछे ज़ाहिर है इसराइल की हम बात कर रहे हैं, इसराइल के पीछे अमेरिका है, चीनियों को टारगेट उन्होंने कहा है, उन्होंने तो चीनी शहरियों को टारगेट करने की बात तो खुल के कर दी है ना, तो इसमें समझ आती है। देखिए अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी के अंदर काउंटर चाइना जो है वो बहुत क्लियर है। ठीक है, मैं सवाल जरा अगर कर लूँ, इजाज़त है तो। अब उसमें आपने एक तुर्की का फैक्टर भी डाल दिया, तो ये अगर फ़र्ज़ करें बलूचिस्तान अलग होता है खुदा न खास्ता, तो क्या ये खित्ते के लिए एक डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर नहीं होगा? ईरान की बात कर रहे हैं आप, तुर्की की बात कर रहे हैं, शाम की बात कर रहे हैं, कुर्द का एक इशू है वो। तो इस सिनेरियो को अगर आप देखें तो क्या इसमें आपके ख्याल में अब पाकिस्तान को करना चाहिए? देखिए अफसार साहब, बहुत मैं इसका सवाल का जवाब जो है वो एक दूसरे तरीके से देता हूँ। हमारे यहाँ जो है वो नेशनलिस्टिक मूवमेंट्स जो है वो जोर लगाती हैं और स्टेट भी उनको जो है वो बंद करने की जो है कभी बैन लगाते हैं, कभी क्या करते हैं। लेकिन अगर आप किसी से पूछ लेंगे मैंने अफ़गानिस्तान जाना है, आप अफ़गानिस्तान की बात कर रहे हैं, तो हम आपको भेज देते हैं वहाँ पर। हाँ। तो कोई जाएगा नहीं। इसी तरह अगर आप बलूचिस्तान की जो है वो बात कर दें तो टेक्निकली ये फीजिबल है ही नहीं कि ये इंडिपेंडेंट जो है वो रहे बलूचिस्तान। द प्रॉब्लम इट्स नॉट फीजिबल, वो लाइक आप वो कर नहीं सकते। प्लस जो इसके अंदर जो तंजीमें हैं कुछ वो हैं जो इंडिपेंडेंस के साथ, इंडिपेंडेंट के लिए, इंडिपेंडेंस ऑफ बलूचिस्तान के लिए लड़ रही हैं। कुछ तंजीमें ऐसी हैं जो इसलिए लड़ रही हैं कि बलूचिस्तान जो है सिर्फ पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बल्कि ईरान जो सीस्तान बलूचिस्तान है उसको भी इसके अंदर जो है वो रीजनल इंस्टेबिलिटी तो होगी ना। The problem with this is that nobody wants to settle these issues. वेलकम पीएम मोदी टू कनाडा। ये वो शब्द हैं जो इंडो कैनेडियन कहने के लिए बेताब हैं
क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आज यानी 6 जून की सुबह को ये अच्छी खबर दी कि वो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी की इनविटेशन पे G7 के समिट को अटेंड करने कनाडा आ रहे हैं। कनाडा और भारत के बीच ऐसे रिश्ते कुछ सालों से रहे हैं जो रिश्ते अपने लो पॉइंट को छू रहे थे, और उसका कारण जस्टिन ट्रूडो थे। कनाडा के फॉर्मर प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने 10 साल के अरसा में न सिर्फ कनाडा भारत के रिश्ते ख़राब किए, अपनी वोट बैंक की जो पॉलिटिक्स है उसके चक्कर में, अपने इमेच्योर रवैये की वजह से अमेरिका के साथ भी हमारे ऐसे मसले ख़ास तौर पर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ क्रिएट कर दिए हैं जो अब हमारे सीजन प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी को झेलने पड़ रहे हैं। जब मैं उनको सीजन प्राइम मिनिस्टर कहता हूं तो पॉलिटिक्स में वो सीजन नहीं है, वो एक इंतहाई सीजन्ड टेक्नोक्रेट बैंकर की हैसियत से ज़िंदगी गुजार चुके हैं, और उस सीजन ज़िंदगी की बिना पे अब वो एक सोबर और मैच्योर प्राइम मिनिस्टर के तौर पर अपीयर हो रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी एक हवा का झोंका है, ताज़ा झोंका है, ख़ास तौर पर हम कैनेडियंस के लिए, क्योंकि गुज़िश्ता 10 साल से हमने एक इंतहाई नालायक इनफेक्टिव प्राइम मिनिस्टर देखा, जो मैं उसके ज़माने में जब वो प्राइम मिनिस्टर था तो कहता रहा। एक आध बार तो मैंने उसके सामने उसके मुंह पे भी कह दिया था कि जनाब प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो, जब वो प्राइम मिनिस्टर था तुमने हमें डिसअपॉइंट किया है। एनी हाउ, अब बहरहाल कनाडा बहुत सारे मसाइल में घिरा हुआ है। अक्सर मसाइल ट्रूडो के क्रिएट करता है, चाहे अमेरिका की तरफ से कनाडा के लिए एक सख्त नैरेटिव बिल्ट हो या भारत के साथ हमने रिश्ते ख़राब किए हों